खुशी की शादी एक अमित नाम के लड़के से हुई थी। अमित थोड़ा घमंडी किस्म का आदमी था। वो जब भी अपने ससुराल में जाता हमेशा नखरे दिखाता था, लेकिन दामाद होने के कारण उसे बुलाना खुशी के घर वालों की मजबूरी थी। एक दिन सुबह के समय खुशी और अमित बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी उसकी माँ मीरा का फोन आता है। हेलो माँ, कैसी हैं आप? आज सुबह सुबह आपने फोन किया है। आप ठीक तो है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना आपको? यार तुम भी ना बहुत अजीब बात करती हो। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो क्या तुम उसे दूर कर दोगी? आप हमेशा इतने चिढ़े क्यों रहते हैं? अब माँ का फोन आया है तो हालचाल भी ना पूछो? हालचाल पूछना है ना, हालचाल पूछो, पंचायत मत करो। बिना बात के पंचायत करने बैठ जाती हो। हेलो खुशी बेटा, कहाँ गई तू? मेरी तुझे आवाज नहीं आ रही है क्या? जी माँ, मैं यही हूँ। वो नेटवर्क की वजह से आवाज नहीं आ रही होगी। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि तेरी छोटी बहन का बहुत अच्छे घर में रिश्ता मिल गया है, इसीलिए मैंने उसकी शादी तय कर दी है। कल लड़के वाले गोद भरने के लिए आ रहे हैं, समय पर आ जाइयो। माँ ये तो बहुत अच्छी खबर है, आप चिंता मत करिए, मैं समय से आ जाऊंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, हमारी छुटकी इतनी बड़ी हो गई है, उसकी शादी करने का समय आ गया है। हाँ बेटी, इसी बात से मैं थोड़ा दुखी थी, लेकिन फिर सोचती हूँ कि लड़का अच्छा है, घर परिवार अच्छा है, तो कर देनी चाहिए शादी। वैसे भी आजकल का जमाना बहुत खराब है। माँ आपने जो भी फैसला किया है वो बिल्कुल सही है। छुटकी की शादी करवाने का ये बिल्कुल सही समय है। ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ। कल दामाद जी के साथ समय से आ जाना, क्योंकि घर की बड़ी बेटी और दामाद तो तुम दोनों हो, बिना तुम्हारे रोका कैसे होगा। आपने बोल दिया तो आप समझ लीजिए माँ, हम आ जाएंगे। खुशी इतना कहकर फोन रख देती है और अपने पति अमित से बोलती है। आपको पता है माँ क्या बता रही थी? हाँ पता है, तुम्हारी बहन की शादी तय हो गई और तुम्हें बुला रहे हैं। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि आपको भी बुला रही हैं। घर के बड़े दामाद हैं आप। अगर इस बात का लिहाज होता ना तो सबसे पहले वो मुझे बुलाते, मुझे फोन करते, ना कि तुम्हें फोन करते। तुम्हारे घर वालों के अंदर ना समझ नाम की कोई चीज नहीं है कि दामाद की ना इज्जत कैसे की जाती है, खातिरदारी कैसे की जाती है, मान सम्मान कैसे दिया जाता है। आप हमेशा नखरे क्यों दिखाते रहते हैं? हमारी शादी को इतना समय हो गया है, लेकिन आपके नखरे तो ऐसे हैं जैसे कि नए नए दामाद हो। अरे आप और मैं अलग थोड़ी हैं, उन्होंने सिर्फ बताना जरूरी समझा है और कॉल करके बता दिया। हाँ तो उन्होंने तुम्हें कॉल किया है तो तुम जाओगी, मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या बात हुई? आपने फिर से नाटक शुरू कर दिया। मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मैं नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा। अब तुम मुझे लंच दोगी या मैं ऐसे ही चला जाऊँ? अभी सुबह का समय है, ये भी चिढ़े हुए हैं, इनको ऑफिस जाना है। अभी मेरा कुछ बोलना गलत होगा, इसलिए मैं चुप रहूं वही अच्छा है। मैंने तुमसे कुछ कहा है ना, तुम मुझे लंच दोगी या मैं ऐसे ही बिना लंच लिए जाऊं? आप रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना गुस्सा होकर मत जाइए ऑफिस। ठीक है तो जल्दी लेकर आओ। खुशी रसोई में जाती है और अमित का लंच पैक करके लेकर आती है। अमित लंच लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और खुशी घर के कामों में लग जाती है। अगले दिन खुशी अमित के उठने से पहले वो घर का सारा काम खत्म करके अपने मायके जाने की पूरी तैयारी कर लेती है। कुछ देर बाद अमित की आंखें खुलती है और खुशी को तैयार देखकर वो बोलता है। तुम सुबह सुबह इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? क्यों, आपको याद नहीं है क्या? कल माँ का फोन आया था, उन्होंने हमें आज ही बुलाया है। छुटकी का रोका है ना आज। अब जल्दी से आप उठ जाइए और तैयार हो जाइए। शायद तुम भूल चुकी हो कि मैंने तुमसे क्या कहा था। उन लोगों ने तुम्हें कॉल किया था तो तुम जाओगी, मैं नहीं जाने वाला। आप भी नहीं क्या बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठे हैं? चलिए ना। मैं नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। उन्होंने मुझे फोन करके नहीं बुलाया, इसका मतलब उनको लगता है कि मेरे बिना उनका काम हो जाएगा, तो मैं क्यों जाऊं? ठीक है रहने दो, मैं नहीं जाता। यार आप इतने नखरे करने वाले दामाद मिले हैं। मेरे माँ बाप को बेचारे कुछ भी कर ले, लेकिन आपके तो नखरे ही नहीं खत्म होते हैं। मत जाइए, बैठिए आराम से। मैं तो जा रही हूँ, खाना बना दिया है, घर का काम भी कर दिया है, आराम से ऑफिस चले जाइएगा। खुशी अमित को घर पर छोड़कर खुद अकेले ही अपने मायके चली जाती है। वो जैसे ही मायके पहुंचती है सभी अमित को पूछने लगते हैं। तभी मीरा धीरे से खुशी से बोलती है। बेटी तू अकेले कैसे आ गई? दामाद जी कहाँ है? तेरी बहन के ससुराल वाले आने वाले हैं, वो आते ही सबसे पहले उनके बारे में ही पूछेंगे। माँ ये चीज आपको नखरे वाला दामाद ढूंढने से पहले सोचना चाहिए था। हमेशा उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं, तेरे कहने का मतलब क्या है? अरे माँ, उनको नखरे बहुत आते हैं, छोटी छोटी बात पे मुंह बना के बैठ जाते हैं। बोलते हैं तुम्हारे मायके वालों को दामाद की इज्जत करनी नहीं आती है। वहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ। लेकिन हमने उनके साथ ऐसा क्या कर दिया जो उन्हें ये लगता है कि हम उनकी इज्जत नहीं करते?
बल्कि वो तो हमारे घर के बड़े दामाद हैं। उनकी इज्जत हमारी नजर में सबसे पहले है। माँ, उनका मुंह इस बात पे फूला है कि आपने कल मुझे फोन किया, उन्हें नहीं किया। आपने ना तो उन्हें फोन करके कुछ बोला और ना ही उनके किसी ने हाथ पैर जोड़े कि आ जाइए, इसलिए उनका मुंह बना हुआ है। चुप कर तू, बहुत बोलती है। दामाद जी सही कह रहे हैं, मुझे उन्हें ही फोन करना चाहिए। उनको बुरा लगना लाजमी है। मैं अभी उनको फोन करती हूँ। मीरा तुरंत अपने दामाद को फोन करती है, लेकिन अमित फोन नहीं उठाता। उसे लगता है कि खुशी अपनी माँ के फोन से फोन कर रही होगी, लेकिन लगातार कॉल करने की वजह से उसे मजबूरन कॉल उठाना पड़ता है और वो गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी माँ के फोन से मुझे फोन करोगी तो मैं उठा लूंगा? हाँ, आ जाऊंगा तुम्हारे पास, मैं नहीं आऊंगा। दामाद जी, मैं आपकी सास ही बोल रही हूँ। माफ कीजिएगा माँ जी, वो मुझे लगा खुशी है। वो मैं काम में थोड़ा बिजी था ना, इसलिए आ नहीं पाया। दामाद जी झूठ मत बोलिए, मुझे खुशी ने सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर सभी आपको पूछ रहे हैं, लड़के वाले आने वाले हैं। घर का बड़ा दामाद नहीं होगा तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। कल की गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर आप जल्दी से आ जाइए, अभी थोड़ी देर में लड़के वाले आने वाले हैं। उनका स्वागत तो आपको ही करना है ना। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं छुटकी का रोका ही रोक दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं थोड़ी देर में तैयार होकर आता हूँ। आप इतने प्यार से बुला रही हो तो मैं कैसे नहीं आऊँगा, मैं तो जरूर आऊँगा। आप फोन रखिए और तैयारियाँ कीजिए, मैं अभी आता हूँ। अपनी सासू माँ के फोन से अमित का गुस्सा शांत हो जाता है और वह खुशी से तैयार होकर अपने ससुराल पहुँच जाता है, जहाँ उसका बहुत मान सम्मान होता है, जिससे उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। कुछ देर बाद लड़के वाले आते हैं और उसकी साली का रोका अच्छे से हो जाता है और सभी खाने पीने में बिजी हो जाते हैं। सभी मिलकर उस घर के छोटे दामाद को खिलाने पिलाने में लगे होते हैं। कोई भी अमित पर ध्यान नहीं देता, जिस पर फिर से उसका मुंह बन जाता है। तभी खुशी उसके पास आती है और उसका बना हुआ मुंह देखकर बोलती है, अब क्या हुआ आपको? अब क्यों आपका मुंह बना हुआ है? अभी रोके के टाइम तो आपका मुंह सही था। हाँ, तो उस टाइम तक तो तुम्हारे घर वालों ने मुझे बहुत सामान दिया था, क्योंकि उनको अपना काम निकालना था। और अब देखो ना, कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा है। तुम्हारे सभी घर वाले ना अपने छोटे दामाद को खिलाने पिलाने में लगे हैं। मुझसे तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है कि मैंने कुछ खाया कि नहीं खाया। अच्छा ठीक है, आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेके आती हूँ। नहीं, रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया है। और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम भी जाओ, खिलाओ पिलाओ उन्हें। अमित जी, अब ये घर आपका भी है। हमारी शादी को कई साल हो गए हैं, अब ये घर आपका भी है और छोटी का रिश्ता अभी तय हुआ है। जो मेरे घर वाले कर रहे हैं वो चीज आपको भी करनी चाहिए ना। जब हमारा रोका हुआ था तब क्या मेरे परिवार वालों ने आपकी खातिरदारी नहीं की थी? आपको लगता है कि मेरे घर वाले आपसे प्यार नहीं करते थे या आपकी इज्जत नहीं करते थे? लेकिन सच ये है कि मेरे घर वाले मुझसे ज्यादा आपकी इज्जत करते हैं। उन्होंने तो आपको अपना बेटा मान लिया है, लेकिन आप उन्हें अपना माँ बाप नहीं मान पाए। इतनी छोटी छोटी चीजों पे नखरे नहीं दिखाते आप, अगर आप उन्हें अपना माँ बाप मानते तो। खुशी की बात सुनकर अमित को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो अपने नखरे छोड़कर सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और वो सभी से प्यार से बात करता है। कुसुम अपनी माँ कावेरी के साथ कानपुर की छोटी सी बस्ती में रहती थी। कावेरी दूसरों के घर में काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट भरा करती थी। एक दिन कुसुम उसके पास आती है। माँ, अब आपको दूसरों के घरों में काम करने की जरूरत नहीं है। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं कोई अच्छी सी नौकरी करूँगी और घर चलाऊंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो, मेरे सुख के दिन तो आए। आएंगे क्यों नहीं माँ, आपने मेरे लिए इतनी मेहनत जो करी थी। मैं चलती हूँ इंटरव्यू देने। कुसुम अपनी सारी डिग्री लेकर नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाती है। कई जगह नौकरी ढूंढने के बाद भी उसको निराशा का ही सामना करना पड़ता है। शाम को वो घर लौटती है। क्या हुआ बेटी, मिले तुझे कहीं नौकरी या नहीं? नहीं माँ, मुझे नौकरी नहीं मिली। इस महंगे शहर में हम जैसे गरीबों को कहाँ कुछ मिलने वाला है। हर जगह घूस खाने वाले बैठे हैं, जहाँ नौकरी काबिलियत पर नहीं बल्कि पैसों के दम पर मिलती है। कोई बात नहीं बेटी, तू चिंता मत कर, मिल जाएगी तुझे नौकरी। माँ, हम गरीबों के लिए बस या तो अमीरों के घर नौकरानी बनने की नौकरी है, या तो किसी फैक्ट्री में 5 या 7 हजार की नौकरी। इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुसुम अगले दिन से एक कारखाने में बिस्किट पैकिंग का काम शुरू कर देती है। वो हर काम को बड़ी ही तेजी से किया करती थी, जिसके चलते उसका काम जल्दी हो जाया करता।
देखते देखते 1 महीना गुजर जाता है और कुसुम अपनी पगार लेकर घर आती है तो देखती है कि बंसी बनिया उसकी माँ को सुना रहा है। अरे कावेरी बहन जी देखिए, अरे बहुत देख लिया आपका रोना धोना। अरे अब हम नहीं सुन सकता ये सब। आज आपको सारा कर्जा चुकाना पड़ेगा। बंसी जी, बस थोड़ा सा समय और दे दो, मैं कुछ दिनों में आपका सारा उधार चुका दूंगी। अरे नहीं कावेरी बहन जी, अब या तो आप हमको हमारा पैसा दे दो या बाद में हमारी दुकान पे मत आ जाना उधार मांगने, नहीं मिलेगा कुछ भी। लो काका आपके पैसे, माफ करना, देने में थोड़ा समय लग गया। अरे बिटिया रानी, तुम इतना सारा पैसा कहाँ से लाई हो? काका मेरी नौकरी लग गई थी, आज पगार मिली थी तो मैंने सोचा घर पहुंचते ही सबका उधार चुकता करने वाली थी, लेकिन तब तक माँ आपके पास पैसे मांगने आ गई। अरे क्या करूं बिटिया रानी, मुझे भी तो दुकान देखनी होती है ना, सामान मंगवाना होता है। कोई बात नहीं काका, अगली बार से आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महीना पूरा होते ही पैसे मिल जाएंगे आपको। कुसुम की बात सुनकर बंसी सर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। तभी कावेरी कहती है, बेटी, तेरी तो सारी तनख्वाह बनिया का उधार चुकता करने में ही चले गए, अब हम क्या करेंगे? माँ आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मुझे 7,500 रुपए मिले हैं, जिसमें से 4 बनी को दे दिए और 2,000 आपकी दवाई के, अब बचे 1,500। मैंने सोचा था आपको कुछ अच्छे कपड़े दिला दूंगी, ठंड आ रही है, लेकिन अब इसमें क्या होगा? बेटा, हम गरीबों के लिए 1,500 भी बहुत है, तू अपना मन छोटा मत कर। कावेरी और कुसुम शॉपिंग करने के लिए एक सस्ते से बाजार में निकलती हैं, जो उनके घर से कुछ दूरी पर ही लगती थी। तभी कुसुम की नजर एक साड़ी पर जाती है। माँ के ऊपर ये साड़ी कितनी अच्छी लगेगी। माँ कितने समय से फटे पुराने कपड़े पहन रही हैं, इसी बहाने उन्हें नई साड़ी भी मिल जाएगी। भैया इस साड़ी का दाम क्या है? ये साड़ी बनारसी सिल्क है, पूरे 1,000 की। भैया, सिर्फ साड़ी का नाम रखने से ये बनारसी नहीं आ जाएगी। 1,000 तो ऐसे बोल रहे हो जैसे 1 रुपया हो। ओ माँ जी, एक काम करो, पटरी पे जो दुकान लगाते हैं ना, वहाँ जाओ, ऐसी फटी पुरानी साड़ी वाड़ी मिल जाएगी आपको। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते लेने सामान। हाँ हाँ जा ही रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप खुद मॉल के अंदर बैठे हो। महंगाई तो सच में आसमान छू रही है। माँ महंगाई तो है, जिसका असर हम गरीबों पर ज्यादा है। जहाँ एक तरफ कुसुम और उसकी माँ गरीबी के कारण एक एक पैसा जोड़कर शॉपिंग करती थी, वहीं दूसरी तरफ उस शहर में रह रही धनीराम की एक लौती बेटी नैना लाखों रुपए की शॉपिंग खड़े खड़े ही कर लिया करती। उसकी शॉपिंग देखकर उसका पिता धनीराम कहता है, बेटा आप घर चलिए, बहुत कर ली शॉपिंग आपने। बेटा मैं आपके लिए अमेरिका से बहुत सारे कपड़े लाया हूँ, उसका क्या करोगी फिर? पापा जी, आपकी मैं एक लौती लड़की हूँ, आप शहर के इतने बड़े आदमी हैं, आपको कौन सा पैसों की कमी है जो आप मेरी शॉपिंग से डर रहे हो? मैं पैसे के खर्चे होने से डरता नहीं हूँ, बल्कि मुझे काम है इसलिए कह रहा हूँ। तुम अपने दोस्तों के साथ जाकर शॉपिंग कर लो। नहीं पापा जी, मुझे तो आपके साथ ही शॉपिंग करने में मजा आता है। आपको भी तो पता होना चाहिए आपकी लड़की कितनी ब्रांडेड चीजें लेती है। कुसुम और कावेरी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन कावेरी कुसुम के पास जाती है। आरती की शादी पास आ रही है, मैं सोच रही हूँ तू इतने दिनों से जो पैसे बचा रही है उसको मिलाकर अपनी चाची की लड़की की शादी में पहनने के लिए लहंगा ले ले। नहीं माँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं लूंगी, अभी कुछ दिनों पहले ही तो सूट लिया था, वही पहन लूंगी। बेटी, तू वो सस्ता सा सूट पहनकर जाएगी शादी में, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? माँ शादी में लोग दुल्हन को देखते हैं, ना कि आने वाले मेहमानों को। लेकिन जब तेरे पास पैसे हैं तो तू शॉपिंग पर चली जा, तो कर ले शॉपिंग और ले आ अपने लिए लहंगा। नहीं माँ, मैं उन पैसों से आरती के लिए शॉपिंग करूंगी, मुझसे ज्यादा उसके लिए शॉपिंग करना ज्यादा जरूरी है। हम उसकी शादी में खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना। चलो अब। कुसुम अपनी माँ के साथ आरती की शादी की शॉपिंग के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ नैना अपनी फ्रेंड की शादी में जाने के लिए लाखों का लहंगा लेती है। जहाँ एक तरफ कुसुम
गरीब होते हुए भी अपने बारे में ना सोचकर अपनी चाचा की लड़की के बारे में सोच रही होती है। वहीं दूसरी ओर नैना सिर्फ अपने बारे में। दिन बीतते हैं और कावेरी का जन्मदिन आता है। तभी कुसुम उसके पास आती है। माँ, आज तक आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। हर बार मेरे जन्मदिन पर अपनी खुशियों और जरूरतों को भूलकर मेरी जरूरतों के बारे में सोचा। आज मेरी बारी है। मैं चाहती हूँ इस बार आप अपनी सबसे महंगी और मॉल से लाई हुई साड़ी पहने। क्या तू बेफजूल का खर्च कर रही है? मेरे पास बहुत कपड़े हैं। नहीं माँ, आपको मेरी कसम, आप मना नहीं करेंगी। कुसुम और कावेरी एक महंगे से मॉल में पहुंचते हैं और वहां एक सुंदर सी साड़ी पसंद करते हैं, जिसका दाम देखते ही कुसुम की आंखें खुल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ नैना भी अपने पिता के साथ शॉपिंग करने आई होती है। तभी वो दोनों की बातें सुन लेती है। माँ, ये साड़ी तो 5,000 की है और मेरे पास भी सिर्फ 5,000 ही हैं। अब मैं क्या करूँ? मैं तो तुझे पहले ही बोल रही थी, इतने बड़े मॉल में जाकर क्या करेगी? हमारे बस की नहीं है यहाँ से कुछ लेना। लेकिन माँ, मेरा बहुत मन था कि मैं आपको एक महंगी और अच्छी सी साड़ी दिलवाऊं आपके बर्थडे पर। तुम इतना क्या सोच रही हो? 5,000 की ही तो बात है। इतने में तो मेरी ब्रांडेड लिपस्टिक भी नहीं आती। आप अमीर लोग हैं, आपकी शॉपिंग में और हम गरीब की शॉपिंग में बहुत अंतर है। हम लोग आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकते हैं। आप लोग एक झटके में लाखों उड़ा देते हैं और हमें हजारों के लिए भी 1-1 रुपए जोड़ना पड़ता है। बेटा, इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। जब से ये बड़ी हुई है, इसको हर महंगी चीज मिली है, तो इसे नहीं पता कि गरीबी क्या होती है। गरीबी क्या होती है ये तो वही जानता है जो इसे झेलता है। आपने सही कहा। मैं माँ के लिए 5,000 की साड़ी इसलिए नहीं खरीद रही हूँ क्योंकि मुझे गरीब बच्चों को खाना खिलाना है। जितने पैसे मैं महंगे कपड़े लेने में लगाऊंगी, उतने में मैं एक टाइम गरीब बच्चों का पेट भर पाऊंगी, जो वो दुआएं भी देंगे। तुम सही कह रही हो। मैंने तो आज तक लाखों पैसे ऐसे ही फालतू में उड़ा दिए होंगे। अगर उन्हें मैं अच्छे कामों में लगाया करती तो शायद आज मैं इन गरीब लोगों की मदद कर पाती। नैना की बात सुनकर धनीराम खुश हो जाता है और गरीब की शॉपिंग समेत पैसा बचाओ ने अमीर नैना की महंगी शॉपिंग के शौक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मोहन अपने बेटे अशोक के लिए लड़की देखने जाने के लिए रास्ते से जा ही रहा होता है। तभी उनकी पड़ोसन बिमला आती है और बोलती है, क्या बात है भाई साहब, आज बेटे के लिए दुल्हन देखने जा रहे हो या खुद को दिखाने? इतना बन ठन कर किसको दिखाना है? हे, क्या बात करती हो बहन जी? आपको पता है हम बाबू लोग हैं, बाबू लोग। हमारा रुतबा कैसा होना चाहिए अब आपको क्या बताएं? वैसे भी मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। बस बस, पूरे गांव को पता है कितना तैयार होते हो और पता नहीं किसके बाबू हैं। दूसरे दिन तो टल्ली होकर नाले में गिरे पड़े रहते हो और आज खुद को बाबू बोल रहे हैं। अरे झूठ अपने समधन को बताइए, हमको नहीं। ये लो, अब इनको लगता है हम झूठ कह रहे हैं। चल बेटा, अब इनसे बात करने में देर हो जाएगी। पड़ोसियों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। छोड़ो ना पिताजी, हम अपनी बात करते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, आज हम लड़की देखने जा रहे हैं। अब इतना भी खुश मत हो बेटा, वरना नजर लग जाएगी। अरे बेटा, जाकर मेरी बंदूक लेकर आजा। मेरे हाथों में बंदूक रहेगी ना तो थोड़ा रुतबा बढ़ेगा। हर बार आप बंदूक लेकर जाते हैं, लेकिन लड़की वाले आपके हाथ में बंदूक देखकर शादी के लिए मना कर देते हैं। अरे पागल हो गया क्या? ये तो मेरी शान है। मेरी बहादुरी से खुश होकर मुझे पुरस्कार के रूप में दिया गया है ये। कोई बात नहीं, फिर भी आप यहीं रख दो, वरना मेरी शादी नहीं होगी। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, इस बार प्लीज बंदूक को घर पे ही रख दो। मोहन इस बार बिना बंदूक के लड़की देखने जाता है और कुछ दिनों बाद अशोक की भी शादी सलोनी नाम की लड़की से हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सलोनी अपने ससुर से कहती है, ससुर जी, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, तब से उस बंदूक को देख रही हूँ। क्या ये बंदूक चलती भी है या फिर बस उस दीवार पर लटका रखी है? इस बंदूक ने हमारा बहुत साथ दिया है बहू। अब तुम्हें क्या बताएं? हमारी बहादुरी के किस्से आज भी हमारे साथी लोग अपने नाती पोतों को कहानी के रूप में सुनाते हैं।
हैं सच्ची? अरे क्या बात है पिताजी, तो आप मुझे भी सुनाइए ना, मैं भी आपके होने वाले पोता पोती को सुनाऊंगी आपकी बहादुरी की कहानियाँ। अरे बहू, मुझे तो शर्म आ रही है, अच्छा नहीं लगता ना अपने मुंह से खुद की तारीफ करना। छोड़ो भी, क्या मैं बोलूं अपने बारे में। पिताजी सुनाइए ना, जब आप नहीं रहेंगे तब मेरे पास आपकी कहानियाँ तो रहेंगी ना सुनाने के लिए। बस अब मैं कुछ सुना नहीं चाहती, अब आप अपनी कहानी सुनाइए मुझे। ठीक है बहू, तो सुन। बात उन दिनों की है जब हम सभी जवान घायल हो चुके थे और दुश्मनों का हमला अचानक होने वाला था। तभी मैंने एक एक को पकड़ पकड़ के मसल के मार दिया। जैसे कोई मच्छर हो। अरे वाह पिताजी वाह, आपने क्या मारा है उन्हें? अरे नहीं बहू, ऐसे कौन मारता है मच्छर की तरह। मैं जवान था तो मैंने सबको ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के मारा। अच्छा, मतलब आपको डर नहीं लगा? इतने बहादुर थे आप। क्या बात है पिताजी, आपको तो सैल्यूट मारने का मन करता है। दोनों ससुर और बहू बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ बिरजू नाम का एक आदमी बोलता है। अरे अपनी बहू से और कितना झूठ बोलेगा? मोहन प्यारे, बेचारी इतनी सीधी है, तेरी हर झूठी बात पे आंख बंद करके भरोसा करती है। अरे अरे, मैं कहाँ झूठ कह रहा हूँ। अब तुम लोगों को मेरी हर बात झूठी लगती है तो मैं क्या करूँ। और मैंने कभी तुझे कहा है कि मेरी कहानियों में बीच में आके दखल दिया कर? नहीं ना, चल दफा हो जा। ठीक है, मत बोल। मैं ही बहू को बता देता हूँ कि तू पहले बैंक में चौकीदार था और जब तेरा काम छूट गया तो तू वहाँ से बंदूक उठा लाया। अब भागता है कि गोली मार दूं तुझे? है मोई मोई करने के लिए आ गया मेरे यहाँ पे? अरे बहू, इसकी बातों पे ध्यान मत दे और मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे बताता हूँ। ससुर जी झूठ मत बोलिए, अब आप और कितना झूठ बोलेंगे? बस कीजिए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मुझसे इतना झूठ बोल रहे थे। मुझे तो अब शर्म आ रही है कि आप कितना झूठ बोलते हो। वो क्या है ना बहू, सबको बड़ी बड़ी बातें बनाने में अच्छा लगता है तो मैं भी बोल देता हूँ। वैसे भी बंदूक की सच्चाई जानकर मुझसे कोई पंगा नहीं लेता है, बस इसीलिए मैं झूठ बोलता हूँ। पता नहीं मुझे आप सच में सच बोल रहे हो या ये भी झूठ ही है। सलोनी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह जैसे ही होती है तभी मोहन तैयार होते हुए आवाज लगाते हुए बोलता है। अरे बहू, अरे ओ बहू, अरे समय बहुत हो गया है लेकिन अभी तक चाय नहीं मिली मुझे। आखिर कब मिलेगी चाय? बस पिताजी लेकर आती हूँ। वो क्या है ना, खाना भी बना रही हूँ मैं। अभी तक तुम्हारा खाना नहीं बना क्या? अरे मुझे देर हो जाएगी, काम पर जाना है मुझे। अरे वाह पिताजी, आप भी काम करने जाते हो क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप भी काम करते हो। अरे बहू, तूने क्या मुझे कमजोर समझ के रखा है? हाँ, अरे अभी मेरे अंदर बहुत ताकत है, 3-3 लौंडों को अकेला निपटा सकता हूँ मैं। बस कीजिए पिताजी, वरना हंस हंस कर मेरा पेट दर्द होने लगेगा। बस ससुर जी झूठ मत बोलो, अब आप बहुत झूठ बोल रहे हो। कोई बात नहीं बहू, ऐसा कर, अब मेरे लिए टिफिन बांध दे, मैं भी काम पर जा रहा हूँ। मोहन को झूठ बोलने की आदत थी, लेकिन कभी कभार वो गलती से सच बोल दिया करता था, इसलिए मोहन की बहू उसका विश्वास नहीं करती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक शाम मोहन के घर सलोनी की माँ आती है। अरे बहन जी, आपको पता नहीं हमने कैसे कैसे पौधे देखे हैं, उनको आप बोलोगी सो जा तो वो सो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे पौधे के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। और आपने कब देखा ऐसा पौधा? अरे बहन जी, आपने मुझे क्या समझ रखा है? आपने कभी नजदीक से शेर को देखा है? मैंने देखा है, मैंने। नहीं समधी जी, कभी नहीं। अरे मुझे तो बहुत डर लगता है, भला शेर के आगे कौन खड़ा होता है? कोई बेवकूफी होगा। मैं होता हूँ शेर के आगे खड़ा, वो भी बिना डरे। अरे जंगल का शेर हूँ मैं, शेर। वो तो मेरे सामने टिकता भी नहीं है। अरे मेरे पास तो बंदूक भी है, उसके पास क्या है? मैंने इसी बंदूक से बहुत शेरों का शिकार किया है। बाप रे बाप, आपके पास बंदूक भी है? अरे वाह। दोनों समधी और समधन बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ सलोनी आती है और चाय देते हुए बोलती है। लीजिए ससुर जी चाय। पता नहीं अब आप कितनों को अलग अलग कहानियाँ सुनाते फिरोगे। कब से आपकी बातें सुनती जा रही हूँ।
ससुर जी झूठ मत बोलो, अब आपका ना बहुत हो गया। क्या हो गया सलोनी? ऐसी क्या बात हो गई जो अपने ससुर जी से ऐसे बात कर रही है? अरे वो क्या है ना, बहू ने मुझे चॉकलेट लाने को कहा था और मैं भूल गया, इसलिए कह रही है ये। अरे आपकी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। बहुत जिद करती रहती है मुझसे। हाँ पिताजी, अब क्या ही करूँ, मुझे इतने अच्छे ससुर जी जो मिले हैं तो मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना, इसलिए यही सब बोलती हूँ। लेकिन एक बात कहूँ ससुर जी। अरे हाँ कहो, आराम से कहो, मैंने कुछ कहने के लिए रोका है क्या? नहीं ना, जो आज रोकूंगा। बोलो बेटा बोलो। पहली बात तो ये है कि आप मेरे सामने इतनी लंबी लंबी फेक न छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे आपका सच मालूम है। तो बस ससुर जी, अब आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए। अरे ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम अपने ससुर से? थोड़ा तमीज से बात करो। अरे माँ, आपको नहीं पता मेरे ससुर जी कितना झूठ बोलते हैं। तंग आ गई हूँ मैं तो इनके रोज रोज एक एक नए झूठ से। सलोनी की बात सुनकर सुनीता हैरान रह जाती है। तभी मोहन हंसते हुए बोलता है, अरे बहन जी, आपको तो पता है ना, नई नवेली बहू जब घर आती है तो खुद को कितना अकेला महसूस करती है। बस इसीलिए मैंने झूठ बोल बोल कर इसको खुश किया। देख ले, तुझसे कितना प्यार करते हैं, अपनी बेटी समझते हैं, तभी तो तेरे बारे में इतना सोचते हैं, वरना कौन इतना सोचता है बहू के लिए। बस करो माँ, अब आप भी इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। मुझे पता था ये अपनी बातों से किसी न किसी तरह आपको फंसा ही लेंगे। लो, फंसा ही लिया आपको, लेकिन मैं नहीं फंसने वाली ससुर जी की झूठी बातों में। सलोनी की बातें सुनकर मोहन बहुत उदास हो जाता है कि इस बार वो सच बोल रहा था, क्योंकि वो जब भी झूठ बोलता तो अपनी बहू को हंसाने के लिए ही बोलता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।